हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। आज की इस क्लास के अंदर हम एमजे पेरी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च पेपर सोल्यूशन यहाँ पे कराने वाले हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट में हमने टोटल 21 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ऑपरेशन रिसर्च, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको रिमेनिंग वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज पार्ट नंबर 2 वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर और आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, आज के इस वीडियो में वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनका आंसर डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के हैं, यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें आपको सॉल्व करना था। ठीक है, और बेसिकली ये जो पेपर था 100 मार्क्स का था, 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। तो मेरा यही सजेशन रहता है कि आप डायरेक्ट वाले क्वेश्चन सबसे पहले कीजिए और सॉल्व करने वाले लास्ट में। भले ही आपको आते हैं बट वो टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए हम पार्ट नंबर 1 में जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसके आगे के क्वेश्चंस जो जिनके आंसर डायरेक्ट मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे फिर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगी, नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में उनका भी सोल्यूशन देखेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जो भी हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे। साथ ही साथ और भी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो आज क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। 21 तक क्वेश्चन हो गए थे, तो 22 क्वेश्चन आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप यहाँ पे रीड आउट भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी दे रखा है। ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पेपर है तो वहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22, एन ऑप्टिमल असाइनमेंट एग्जिस्ट, टोटल रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट इज। ठीक है, तो यहाँ पर ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है ऑप्टिमल असाइनमेंट एग्जिस्ट, यानी कि हमारे पास कोई भी असाइनमेंट दे रखा है, टास्क दे रखा है, उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन कब होगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, तो रिड्यूस्ड कॉस्ट क्या होगी यहाँ पर, टोटल रिड्यूस्ड कॉस्ट 0 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। इफ सेल्समैन वांट्स टू विजिट एन सिटीज देन नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स आर, यहाँ पे TOW की जगह TO होना चाहिए, वांट्स टू विजिट। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे। तो पॉसिबल रूट्स यहाँ पे कितने होंगे, अगर हमारे पास ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, TSP के नाम से इसको जाना जाता है, ऑपरेशन रिसर्च के अंदर है। ठीक है, तो TSP में आपका अगर सेल्समैन है, अगर n सिटीज को विजिट करना चाहता है तो कितने रूट्स पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल रूट्स होते हैं। अगर ठीक है n सिटीज को विजिट कर रहा है तो n-1 फैक्टोरियल पॉसिबल रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी है। 24 की बात करें, इन एन अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम टू फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स फिक्सियस रोज एंड कॉलम्स आर एडेड इन द मैट्रिक्स विद कॉस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होना चाहिए, यानी कि बैलेंस कंडीशन में होनी चाहिए, n क्रॉस n की होनी चाहिए। अगर बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस कंडीशन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करें, यहाँ कैसे चेंज करेंगे, सपोज दैट आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है 4 × 3 की, यानी कि 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो एक कॉलम कम पड़ रहा है तो एक हम डमी कॉलम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। या फिर 3 × 4 की मैट्रिक्स है, तो यानी कि रोज कम पड़ रही है तो एक रो कम पड़ रही है तो एक डमी रो बढ़ाएंगे। तो डमी रो या डमी कॉलम को जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसकी जो कॉस्ट ली जाती है हमेशा कॉस्ट 0 लेंगे, जिससे हमारे आंसर में ऑप्टिमल सोल्यूशन में कोई भी इफेक्ट ना आए। ठीक है, अगर कॉस्ट 0 नहीं लेते तो हमारे आंसर में इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उस इफेक्ट से बचने के लिए क्या करते हैं, जब भी हम डमी रो डमी कॉलम जो इंट्रोड्यूस कराते हैं उसमें कॉस्ट क्या लेकर के चलते हैं, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 24 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, इन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम द एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स आर टेकन टू बी। ठीक है, तो हमारे पास TSP जो प्रॉब्लम होती है उसके जो लीडिंग डायगोनल होता है यहाँ। ठीक है, लीडिंग डायगोनल का मतलब है आप बिल्कुल लेफ्ट टॉप में जाएंगे, वहाँ से लेकर के बॉटम राइट पे, वहाँ से जब डायगोनल को ज्वाइन करेंगे उनके बीच की जो सारी एंट्रीज होगी लीडिंग डायगोनल की वो कैसी होनी चाहिए, इन्फिनाइट होनी चाहिए। ठीक है, इन्फिनिटी लेकर के चलते हैं। पहला ऑप्शन है फाइनाइट, सेकंड ऑप्शन है कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमाइजेशन, और यहाँ पर तीनों आंसर्स गलत हैं, यानी कि तीनों ऑप्शंस गलत हैं, यानी कि आंसर नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पर, नन ऑफ दीज। हमारे पास सारी एंट्री कैसी होनी चाहिए, ऑल इन्फिनिटी।
द असाइनमेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज, असाइनमेंट मैट्रिक्स आपको हम पता होना चाहिए, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। रेक्टेंगुलर है तो उसको रेक्टेंगुलर को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं? डमी रो या डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस करा के, और उनकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम वी मॉडिफाई द कॉस्ट मैट्रिक्स। हमें कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो उसकी जो कॉस्ट मैट्रिक्स हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बनाते हैं? वहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाते हैं। ठीक है, बाय क्रिएटिंग जीरो क्रिएट करेंगे, फिर वहाँ पे लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है डिटेल मेथड। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 27 का, बाय क्रिएटिंग जीरो। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय। असाइनमेंट प्रॉब्लम को किससे सॉल्व किया जाता है? असाइनमेंट प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक हमारे पास स्पेशल केस होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारे पास बैलेंस कंडीशन में भी हो सकती है, अनबैलेंस कंडीशन में भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी फॉर्म करती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी फॉर्म करती है। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि m = n हो जाए, तो n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स ही फॉर्म होगी हमेशा, यानी कि बैलेंस कंडीशन ही होगी हमेशा। तो इसी रिस्ट्रिक्शन को जब लगा देते हैं तो यही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करते हैं? आपको पता ही होना चाहिए, सिंप्लेक्स मेथड भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, इन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ ऑल Cij greater than equal to 0 and these exist solution Xij is equal to x minus it is not clear, then this solution is optimal if। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है समेशन i इक्वल टू 1 to m और j इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, जो समेशन ले रखे हैं डबल समेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, जब भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो 29 का आंसर नंबर बी, ठीक है, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, इन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ Xij डिनोट द ith पर्सन टू बी द असाइंड jth जॉब। ठीक है, हमारे पास कोई i पर्सन को j जॉब प्रोवाइड की जा रही है, तब उस केस में समेशन i इक्वल टू 1 to n Xij की वैल्यू क्या होगी? समेशन j इक्वल टू 1 to n Xij की वैल्यू क्या होगी? दोनों की वैल्यू हमें से समेशन जब लेंगे तो क्या होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 30 का 1 1। फिर 31 की बात करें, द कन्वेक्स हल ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज। कन्वेक्स हल क्या होता है हमारे पास? कन्वेक्स हल जिसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब सर्कल की बात की जा रही है तो बाउंड्री पॉइंट जो हमारे पास बाउंड्री पे लाई करेगा, तो उसका जो कन्वेक्स हल निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास? कन्वेक्स हल में आ जाएगा होल सर्कल, वो पूरा का पूरा सर्कल ही यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज जो कंडक्ट कराई हैं उनमें भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, इज यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज नेसेसरीली अ कॉन्वेक्स सेट। मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स सेट अगर दो हैं तो उनका इंटरसेक्शन तो कॉन्वेक्स होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास यूनियन भी कॉन्वेक्स हो। ठीक है, तो इसका आंसर यस या नो? नो होगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर 33 ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है? x1 x2 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा जिसमें आपको ओरिजिन की तरफ रीजन लेना है। ठीक है, तो जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेंगे तो उसमें जब 2 पॉइंट लेंगे तो 2 पॉइंट से लाइन जब ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे बीच में जो गैपिंग आती है उस गैप में भी कुछ पॉइंट्स लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास जो लाइन है पूरी की पूरी उस सेट के अंदर लाई नहीं कर रही, यानी कि कुछ पॉइंट्स हमारे आउट ऑफ द सेट चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में ये तो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास x2 स्क्वायर और माइनस का x1 स्क्वायर RHS से LHS में लाएंगे तो x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म होगा जिसकी रेडियस क्या होगी? 3। अब रीजन कौन सा लेना है? ग्रेटर देन रखा है, यानी कि सर्कल के बाहर वाला रीजन। तो जब सर्कल के बाहर वाला रीजन लेंगे तो आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, 2 पॉइंट से लाइन जब ड्रा करेंगे तो सर्कल के बीच में तो हमको फिजिबल सोल्यूशन है ही नहीं, फिजिबल रीजन है ही नहीं वो, तो वहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे, जो लाइन होगी वो आउट ऑफ द सेट चली जाएगी, आउट ऑफ द फिजिबल रीजन चली जाएगी। तो अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लें और 2 पॉइंट से ज्वाइन कराने वाली जो लाइन होगी वो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट को सेट के अंदर ही लाई कर रही है, तब तो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट होगा। अगर आउट ऑफ द सेट जा रही है तो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि नन ऑफ दीज
आर कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, 33 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 की बात करें, द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द कॉन्वेक्स सेट्स ऑफ अ फिजिबल सोल्यूशन आर। अब हमारे पास कोई भी फिजिबल सोल्यूशन है तो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हमेशा फाइनाइट होंगे या इनफिनाइट होंगे। भाई एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारे पास फाइनाइट ही होती हैं। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, इफ द कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 इज गिवन बाय, यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है x इज इक्वल टू λ1 x1 प्लस λ2 x2 सच दैट कंडीशन दे रखी है λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 1, देन तो यहाँ पर क्या होगा, λ1 λ2 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए, λ1 λ2 नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 35 का। 36 की बात करें, द सेट एस, हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसमें सर्कल है और सर्कल के अंदर कौन सा ले रखे हैं, इनसाइड द सर्कल के अंदर जो रीजन है वो हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 4। जब लेस देन इक्वल टू 4 इसका मतलब इनसाइड द सर्कल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, या फिर ऑन द सर्कल। आउटसाइड ऑन द सर्कल में जब बात करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू केस में ये हमारे पास कॉन्वेक्स सेट नहीं होता, लेकिन इनसाइड द सर्कल कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, सर्कल के अंदर ही लाई करेंगे, फिजिबल रीजन में ही लाई करेंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में कराया है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में, तो वही क्वेश्चन सेम पूछ दिया गया यहाँ पे। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट। 37 की बात करें, द क्लोज हाफ स्पेसेस, तो यहाँ पर क्लोज हाफ स्पेसेस सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड होगा, यहाँ पर केवल ग्रेटर देन रखा है। ग्रेटर देन जेड और लेस देन जेड का मतलब है यहाँ पर ओपन हाफ स्पेस होता है, और जब सी एक्स लेस देन इक्वल टू जेड और ग्रेटर देन इक्वल टू जेड होता है, ठीक है, तब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये क्लोज्ड हाफ स्पेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो क्लोज हाफ स्पेस जितने भी होते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स सेट होते हैं। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 38 की बात करेंगे, अ स्लैक वेरिएबल इज इंट्रोड्यूस्ड इफ द गिवन कांस्टेंट हैज अ साइन। ठीक है, तो स्लैक वेरिएबल कब ऐड किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, अगर लेस देन इक्वल टू है यानी कि छोटा या बराबर आ रहा है, तो छोटे को अगर हमें इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर स्लैक वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम, स्लैक वेरिएबल, यानी कि कुछ कमी पड़ रही है। अब कुछ ज़्यादा है तो ज़्यादा में कुछ घटाना पड़ेगा, तो जो घटा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सरप्लस। भाई कोई चीज़ ज़्यादा होती है तभी तो उसको सरप्लस बोलते हैं, तो सरप्लस वेरिएबल घटाया जाता है, स्लैक वेरिएबल ऐड किया जाता है। तो ऐड करेंगे कब, जब लेस देन इक्वल टू होगा, और घटाएंगे कब, जब ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39 की बात करेंगे, सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाज डेवलप्ड बाय, तो ये सिंपलेक्स मेथड किसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, किसने फाउंड किया था, तो इसके जनक हैं जॉर्ज डैनजिंग। ये भी लास्ट क्लास में कराया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बिल्कुल। 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, इन अ कांस्टेंट हैज अ साइन लेस देन इक्वल टू बी इंट्रोड्यूस। अब लेस देन इक्वल टू है, अभी मैंने बताया था स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, द जनरल मेथड टू सॉल्व एनी एलपीपी इज, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है जनरल मेथड क्या होता है किसी एलपीपी को सॉल्व करने का, तो सिंपलेक्स मेथड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, तो 42 में क्या है, टू कन्वर्ट अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन एलपीपी वी मल्टीप्लाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय। तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, सपोज दैट मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी जब कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कराते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगी, मिनिमम वाली प्रॉब्लम मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो -1 से केवल मल्टीप्लाई कराना होता है। तो 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे, इन सिंपलेक्स मेथड ऑल वेरिएबल मस्ट बी। सिंपलेक्स मेथड में हमारे पास जो भी डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे, टू सॉल्व एलपीपी बाय सिंपलेक्स मेथड ऑल बी आई शुड बी। ठीक है, तो आरएचएस साइड में जो हमारे पास बी आई वेक्टर होता है उसमें हमारे पास जो भी बी आईज की वैल्यू दे रखी है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं होनी चाहिए। जो रिस्ट्रिक्शंस आप लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन में लेस देन इक्वल टू समथिंग लिखा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, तो जो आरएचएस वाला पार्ट होता है जो वहाँ पे कॉलम वेक्टर बनाते हैं, तो कॉलम वेक्टर की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हमेशा होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल बी आई शुड बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, इफ इन अ सिंपलेक्स टेबल ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू अंडर द
सोल्यूशन अंडर टेस्ट इज। तो डेल्टा जे सिंप्लेक्स मेथड में बिल्कुल लास्ट में हम डेल्टा जे की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा जे इक्वल टू क्या होता है, सी जे माइनस जेड जे। ठीक है, बुक के अंदर सी जे माइनस जेड जे ही लिया है, बट अगर आपको इसको एक और तरीके से कर सकते हैं जेड जे माइनस सी जे से। ठीक है, तो उस केस में या फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ऑप्टिमल सोल्यूशन कब मिलेगा, जब डेल्टा जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बट बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है या भी जो भी स्टैंडर्ड बुक आपकी यूनिवर्सिटी की है, तो उसमें हमेशा डेल्टा जे की वैल्यू क्या ले रखे हैं, सी जे माइनस जेड जे। तब उस केस में ऑप्टिमल सोल्यूशन कब मिलेगा, जब डेल्टा जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पर ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा 45 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 46 की बात करेंगे, इन द ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल। तो ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वही दे भी दिया है, सी जे माइनस जेड जे इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, यानी कि डेल्टा जे की वैल्यू यही लेकर के चलनी है। तो इस केस में जब ये हमारे पास कंडीशन हो तो ये क्या यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, जब डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू में अगर लेस देन है, ठीक है, तब तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। और अगर इक्वल टू आ जा रहा है तो उसको अल्टरनेट सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और ग्रेटर देन पे क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्टरनेट सोल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे, फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम द कोफिशिएंट ऑफ एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज। तो बिगेम मेथड हमारे पास यूज किया जाता है। बिगेम मेथड में आपको पता नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, बहुत बड़ी लेते हैं और माइनस साइन के साथ लेते हैं, तो माइनस कैपिटल एम। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी, 47 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, बिगेम मेथड ऑफ एलपीपी वाज डेवलप्ड बाय। अब बिगेम मेथड किसने यहाँ पे डेवलप किया था, तो बिगेम मेथड को कार्नल्स रूल भी बोलते हैं, तो इसको डेवलप करने वाले कार्नर थे, इसलिए कार्नर रूल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए कार्नल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, इफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स greater than equal to 0 constant then initial basic feasible solution is obtained by introducing। तो क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रखा है हमारे पास कोई भी एलपीपी है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट दे रखे हैं, इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन कब हमें मिलेगा। भाई ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, सरप्लस वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे। सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं, स्लैक वेरिएबल क्या होते हैं, ये डिसीजन वेरिएबल्स ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 49 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे, इन फेस 1 ऑफ टू फेस मेथड। टू फेस मेथड में दो फेस होते हैं, एक फेस 1 होता है, एक फेस 2 होता है। फेस 1 में हम यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं और डेल्टा आई जे की वैल्यू जो होती है डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस केस में जब हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है फिर इसकी ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर फेस 2 पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेस 1 में है, फेस 1 में हम किन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं, तो फर्स्ट फेस में हमेशा याद रखना आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो भी ऐड करते हैं उन्हीं आर्टिफिशियल वेरिएबल को एलिमिनेट करना रहता है। जो भी हमारे पास बेसिक वेरिएबल होते हैं हमको इन आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटा करके जो भी हमारे पास डिसीजन वेरिएबल हैं उनको बेसिक बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल क्वेश्चन नंबर 50 तक ही हम यहाँ पर सोल्यूशंस को डिस्कस किए हैं और आगे के जो ऑपरेशन रिसर्च के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं आगे तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस के स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, तो 78 से लेकर के 100 तक आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, देख करके आंसर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। ठीक है।